शाही स्नान संपन्न। सीएम तीरथ रावत ने पुलिस प्रशासन समेत सभी कर्मियों का जताया आभार। उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू आईटीबीपी की अग्रिम चौकियों का किया दौरा। कल टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर इंस्टीट्यूट का करेंगे उद्घाटन। विशेष जेल से बुझेगी जंगलों की आग। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने किया तैयार जेल। देहरादून में कृत्रिम आग लगाकर किया ट्रायल। और उत्तराखंड में कोरोना ने बढ़ाई अपनी रफ्तार। संक्रमण की चपेट में आने से महामंडलेश्वर का निधन। संतों की छावनी में मचा हड़कंप। नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ का तीसरा शाही स्नान बुधवार को संपन्न हो गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। कुंभ में मेष संक्रांति के अवसर पर तीसरे शाही स्नान का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होने पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। सीएम रावत ने ट्वीट करके कहा कि कुंभ के सुरक्षित और सफल आयोजन के लिए साधु संतों, श्रद्धालुओं, सुरक्षा बल के जवानों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, मीडिया कर्मियों और मेला प्रशासन का हार्दिक आभार। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को हरिद्वार कुंभ का शाही स्नान संपन्न हुआ है। वन अधिकारियों और वन कर्मियों के साथ ही अग्निशमन कर्मियों के साथ ये राहत की खबर है। आपको बता दें कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार का फायर जेल तैयार किया है और उसके जरिए न सिर्फ आग की घटनाओं पर तत्काल काबू पाया जा सकता है, साथ ही साथ वनाग्नि की घटनाओं को भी रोका जा सकता है। आपको बता दें कि डीआरडीओ नई दिल्ली के वैज्ञानिकों की टीम ने देहरादून में वन विभाग और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के साथ में जंगल में कृत्रिम आग लगाकर फायर जेल का ट्रायल भी किया है। तो वन विभाग के अधिकारियों की माने तो डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का जो ट्रायल है काफी हद तक सफल रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के तमाम राज्यों में 22,622 हेक्टेयर जंगल अत्यंत वनाग्नि की पूरी तरीके से चपेट में आए हुए हैं। 42,495 हेक्टेयर जंगल बहुत ज्यादा अग्नि प्रवण श्रेणी में, जबकि 75,792 हेक्टेयर जंगल अति अग्नि प्रवण श्रेणी में शामिल हैं। तो कुंभ मेले के प्रबंधों पर बोले डीजीपी अशोक कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही मेले के कारण हुए कोरोना विस्फोट के सवालों पर भी डीजीपी अशोक कुमार ने जवाब दिए हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। इसकी दृष्टि से अगर हम माने तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो पीक डे कहलाती है, जो 14 अप्रैल थी। और इस बार हम उसको 12, 13, 14 इसलिए गिन रहे थे कि 12 अप्रैल को ही कुंभ का दूसरा सबसे बड़ा स्नान था, सोमवती अमावस्या, और शाही स्नान भी था। और पहला शाही स्नान था 11 मार्च को, जो महाशिवरात्रि पे था। यद्यपि इन्होंने तब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। इसके बावजूद हम लोग अपनी, क्योंकि हम तो भीड़ और उसकी दृष्टि से देखते हैं शाही स्नान में, क्योंकि उसके कई इश्यूज होते हैं, तो हमारी पहली चुनौती 11 मार्च थी, जिसको हमने रिहर्सल के रूप में लिया। यद्यपि उसमें खूब भीड़ आई और आगे के समय कोरोना की वजह से भीड़ घटती गई। तो हमारी दृष्टि से जो कुंभ है उसका प्रमुख अंश खत्म हो चुका है। अभी एक शाही स्नान इन्होंने डिक्लेयर जरूर किया हुआ है 27 अप्रैल को, किंतु उसमें सभी अखाड़े नहीं नहाते हैं। तो और वैसे भी हरिद्वार की जो इतिहास है हरिद्वार का, उसके अनुसार भी वो बड़ा दिन नहीं है चैत्र पूर्णिमा। तो सबसे बड़े यही थे महाशिवरात्रि, सोमवती अमावस्या और मेष संक्रांति, वैशाखी और मेष संक्रांति। तो ये हमारे सब संपन्न हो गए। इसलिए हमने पहले से ही जो आदेश किए हुए थे पूर्व योजना के अनुरूप ही लगभग आधा फोर्स जो हमने वापस कर लिया है और बाकी फोर्स को भी फेजेज में कम कर देंगे। देखिए, अगर हम जो पूरी फोर्स की बात करें, अगर होमगार्ड पीआरडी को मिलाए तो लगभग 15,000 था।
ठीक है, और बाकी स्वयं सेवकों को मिला लें तो 20,000, तो हम उसको मिला लें तो 15,000 था। जैसे मैंने कहा लगभग 50% विड्रॉ हो रहा है। अगर हम फोर्स की उसकी बात करें, सारा फोर्स हमारा वैक्सीनेटेड था और हमने जो है टेस्टिंग भी बड़ी संख्या में कराई है और उसमें भी हमारा फोर्स का पॉजिटिविटी बहुत ही कम आया है। 10,000 में से लगभग 33, तो बहुत ही कम है। क्या पता वैक्सीनेशन का असर है, क्योंकि हमारे सभी लोग डबली वैक्सीनेटेड थे। तो कुल मिलाकर के हमारी फोर्स सुरक्षित है। बिल्कुल, हमने हर स्नान के बाद उनको प्रॉपरली वो किया है। थोड़ा भी सिम्टम होने के बाद हमने टेस्ट कराए हैं। पहले तो 100% के कराए थे, ठीक है। जब फोर्स आई थी तो जैसा मैंने कहा कि पूरी तरह से हम इसके प्रति सतर्क हैं। कोई भी माइनर सिम्टम भी है तो आइसोलेशन इमीडिएट, टेस्टिंग इमीडिएट। सर एक लास्ट क्वेश्चन, कि कोरोना के कारण कुंभ की स्ट्रेटेजी कई बार बदली सरकार के लेवल पर, शासन के लेवल पर, तो इसको देखते हुए कैसे मैनेज हुआ सब चीजें? देखिए, पुलिस के लिए कुंभ जो है हमेशा एक बड़ी चुनौती है। अर्थ कुंभ को मैं चुनौती नहीं मानता हरिद्वार में। पूर्ण कुंभ एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि अर्थ कुंभ में अखाड़े नहीं आते हैं। तो पूर्ण कुंभ में भीड़ का प्रबंधन हो, ट्रैफिक हो, पार्किंग हो, फिर अखाड़ों के शाही स्नान हो, ये सब चुनौतीपूर्ण रहते हैं। और इस सब के ऊपर इस बार कोरोना की चुनौती थी। तो कोरोना की वजह से जो बहुत सारे डिसीजन चेंज होते रहे और उसमें क्योंकि कोरोना की स्थिति बदलती रही और फिर उसमें एक फेज ऐसा आया कि नोटिफिकेशन भी लेट हुआ, विलम्ब से हुआ, लगभग 3 महीना। नहीं तो 1 जनवरी को नोटिफिकेशन होता था। शुरू में तैयारियों में भी, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तो उस दौरान तैयारियां भी अफेक्टेड हुई। फिर अनलॉकडाउन के बाद शुरू हुआ। तो उस सब को देखते हुए पुलिस ने एक काम हमने हमेशा अपने मन में रखा हुआ था कि यद्यपि हम तैयारी लगभग 50% कुंभ के हिसाब से कर रहे थे, 50% क्राउड के हिसाब से, पर एक इमरजेंसी के लिए हमने फुल क्राउड के लिए भी अपनी योजना रखी हुई थी। तो पुलिस को कभी मुझे बड़ा सेटबैक नहीं लगा किसी भी उससे। हम क्योंकि हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार थे, बहुत कम से लेकर के और मैक्सिमम तक हमारी पूरी की पूरी तैयारी थी, पूरी योजना। उत्तराखंड में कोरोना जमकर पैर पसार रहा है और आए दिन कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। वहीं कुंभ में आयोजन में श्रद्धालुओं के भारी संख्या में आने से कोरोना संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं अखिल भारतीय निर्वाणी अड़ी के 65 वर्षीय महामंडलेश्वर की कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से मौत हो गई है। महामंडलेश्वर की मौत से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर चित्रकूट के रहने वाले थे और हरिद्वार कुंभ में आए थे। उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। गुरुवार को देहरादून के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को सांस में तकलीफ और बुखार की शिकायत के चलते महामंडलेश्वर को देहरादून के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर महामंडलेश्वर की मौत से बैरागी संतों की छावनी में हड़कंप मच गया है। तो हरिद्वार महाकुंभ मेले में 3 शाही स्नान सकुशल संपन्न हो गए हैं और कुंभ मेला प्रशासन के साथ ही जिले के कई अन्य विभागों ने कुंभ के सफल आयोजन के लिए मिलकर काम किया है। साथ ही हरिद्वार वन विभाग ने भी कुंभ को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वन विभाग ने मेला शुरू होने से 1 महीने पहले ही व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी थी। हरिद्वार के डीएफओ नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कुंभ मेले की शुरुआत होते ही कुंभ क्षेत्र की जंगली हाथी घुस जाने की वजह से वहां पर जितनी भी घटनाएं अब तक होती थी वो कड़ी चुनौती थी। दोनों घटनाओं के बाद संसाधनों के साथ ही वनकर्मियों की संख्या बढ़ाकर रात को जंगल गश्त में तेजी लाई गई। कुंभ मेला क्षेत्र के स्थित साधु संतों की छावनी के आसपास सोलर फेंसिंग, सुरक्षा दीवार, सुरक्षा खाई, 8 चौकियां, 5 वाच टावर और उसके साथ साथ 40 टीमें लगाई गई हैं। दिन और रात को इन टीमों ने जंगल में घुसकर सघन गश्त की है और इसी का नतीजा है कि उन 2 घटनाओं के बाद जंगली जानवरों के आने की एक भी घटना नहीं हो पाई है। देखिए, कुंभ मेरे ख्याल से हमारे देश ही नहीं विश्व का भी सबसे बड़ा एक धार्मिक आयोजन है और इस बार हरिद्वार में बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ। हमारे 3 शाही स्नान संपन्न हो गए और हरिद्वार का आप जानते हैं कि बहुत ही जंगल से चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र है, जिसमें कि वन्य जीव जो थे हमेशा आबादी और कृषि क्षेत्र में इनकी दखलंदाजी रहती थी। विशेषकर जंगली हाथी प्रमुख हैं और साथ में गुलदार वगैरह भी। तो हमने लगभग 1 वर्ष पूर्व से इस सारी समस्या को देखते हुए, अध्ययन करते हुए
कुंभ क्षेत्र में किसी भी तरह से किसी भी श्रद्धालु को वन्य जीवों से कोई क्षति न हो और साथ में हमारे वन्य जीव भी सुरक्षित रहें, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए रणनीति तैयार की और सरकार को अपने एक परियोजना प्रस्तुत की थी, जिसपे कि हमें धनराशि मिली। और उस धनराशि से हम लोगों ने सर्वप्रथम पहले चरण में कुछ प्रिवेंटिव वर्क्स यानी निरोधात्मक उपाय किए, जिससे कि वन्यजीव उन क्षेत्रों में, कुंभ क्षेत्रों में और इसके समीपस्थ जहाँ पे ट्रांसपोर्ट यानी आवागमन बहुत ज़्यादा था श्रद्धालुओं का, वहाँ पे प्रवेश न कर सकें। तो इसमें हमने सोलर फेंसिंग किया था काफ़ी बड़े कुंभ क्षेत्र में, काफ़ी बड़े क्षेत्र में। इसके साथ ही हमने दीवारें बनाई थी और तार के जाल बनाए थे, गैबियन संरचना, और जो हमारे कैंपिंग साइट्स थे जहाँ पे कि हमारे साधु संतों के और लोगों के जो कैंप्स थे पुलिस वालों के, वहाँ पर हमने कुछ सुरक्षा खाइयाँ खोदी थी। हरिद्वार में महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान पूरा हो गया है और शाही स्नान के पूरा होने के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ भी कम होती जा रही है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते इस बार महाकुंभ में श्रद्धालु ज्यादा संख्या में नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं के साथ पूरी तरीके से चाक चौबंद था। कुंभ और कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन ने हरिद्वार की सीमा पर भी कुछ खासा इंतजाम किए हुए हैं। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बिना श्रद्धालुओं के हरिद्वार में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और वहीं महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा मां आस्था की डुबकी लगाकर महाकुंभ का आनंद लिया। स्टार्टिंग में लग रहा था, लेकिन यहाँ की व्यवस्था देख के ना ठीक लग रहा है जी। और बहुत सारे लोग, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जैसे पहले जितनी भीड़ होती थी उतनी इस कुंभ में नहीं आई। जी जी जी। लेकिन कुछ लोग जो आप जैसे हैं वो फिर भी पहुंचे। तो क्या चीज है जो इधर आपको लेकर के आई इस खतरे के बावजूद? एक श्रद्धा ही होती है, इंसान को एक खींच के लेके आ गई जी। श्रद्धा की वजह से? जी, श्रद्धा की वजह से। और आप लोग क्या टेस्ट करा करके आए थे यहाँ? जी, टेस्ट करा के अपने उधर ही से गाजियाबाद से आए हैं। और सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं? जी, सारे चीज को फॉलो भी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो दिमाग में चल ही रहा है सारा सिस्टम। बाकी यहाँ आने की बात होती है, यहाँ अपनी धर्मशाला है तकरीबन 27 साल से और आने जाना लगा रहता है। तो कुंभ के लिए श्रद्धा थी, इसलिए हम दोनों भाई दिल्ली से आए हैं। और रही बात खतरे की, तो अपनी प्रोटेक्शन कर ही रहे हैं और एक किस्म से अपने घर में ही रह रहे हैं। बाहर कहीं मिलना जुलना किसी से है नहीं, जैसे अपने घर में रहते हैं सेफ साइड में, वैसे ही यहाँ पे। और सर, जो आप क्योंकि यहाँ पहुँचे, पता भी है कि खतरा था, लेकिन क्या सोच थी जो आपको यहाँ लेकर के आई? 12 साल में कुंभ आता है। भाई 12 साल में कुंभ आया, अब दोबारा 12 साल किसने देखे भाई? डर तो बिल्कुल बना रहता है, लेकिन अपने सावधानी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। प्रिकॉशन पूरा यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यहाँ पे प्रबंध अच्छा कर रखा है गवर्नमेंट ने, कोई दिक्कत नहीं। और क्या सोच करके आप आए? क्योंकि हम देखते कि आम लोग जो हैं पिछले सालों की तुलना में बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो क्या सोच करके इतने बड़े संकट के बावजूद आप पहुँचे? ये देखिए, हमारे भारतीय समाज में एक प्रथा बनी हुई है जिसके तहत मतलब कि हर कोई श्रद्धा से जुड़ा हुआ है और इसी श्रद्धा के कारण यहाँ पे सब कुंभ स्नान करने के लिए आ रहे हैं। ये में है, मान रहे हैं, जो आ रहे हैं अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। और सब एक आस्था के बिहाव पे सब यात्रा। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू गुरुवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले स्थित नेलांग वैली पहुंचे। यहां पर अग्नि चौकी तैनात आईटीबीपी के जवानों से उन्होंने मुलाकात भी की। तो आपको बता दें कि रिजिजू ने आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल के साथ अग्रिम पोस्टों पर तैनात हिमवीरों से मुलाकात की। अग्रिम पोस्ट पर रात्रि विश्राम के बाद केंद्रीय खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू शुक्रवार को वापस लौटेंगे। और आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय राज्य खेल मंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। वहीं अपने उत्तराखंड के दौरे के दौरान खेल मंत्री को टिहरी में आईटीबीपी के नए वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन भी करेंगे। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो उत्तराखंड की राजधानी दून में शुक्रवार से कोविड-19 के नियम सख्ती से लागू होंगे। अब तक प्रशासन और पुलिस के हरिद्वार कुंभ में व्यस्त होने के कारण जिले में कोविड सुरक्षा की व्यवस्था बनाने में परेशानी हो रही थी, लेकिन अब मुख्य शाही स्नान के बाद अधिकारियों और पुलिस का लौटना शुरू हो गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। ज्यादातर लोग कोरोना सुरक्षा नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि मास्क पहनने और दूरी बनाए रखने में भी लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। इसके कारण अन्य लोगों को भी खतरा बढ़ सकता है। और आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू में भी सख्ती नहीं बढ़ती जा रही है, लेकिन शुक्रवार से इसमें सख्ती बढ़ती जा रही है। और आपको ये बता दें कि इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई अन्य मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और जवान कुंभ ड्यूटी में व्यस्त रहे। अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पूरी तरीके से जो वैक्सीन खत्म हो गई है, इस खबर से हड़कंप मच गया है। वहीं डॉक्टर अंजलि कुमार ने बताया कि यहां पर गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन का इंजेक्शन खत्म हो चुका है और उपलब्ध होने के बाद वैक्सीनेशन का काम दोबारा से शुरू किया जाएगा। गदरपुर क्षेत्र में कई लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, साथ ही आगे भी ये काम जारी रहेगा। वैक्सीन के 15 अप्रैल की शाम तक पहुंचने की उम्मीद है और 16 अप्रैल से हम लोग टीकाकरण दोबारा शुरू कर देंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में बुधवार को महाकुंभ मेले का तीसरा शाही स्नान सकुशल संपन्न हुआ है और इससे पहले 1986, 1998 और 2010 के कुंभ मेलों में कोई ना कोई बाधा जरूर खड़ी हुई थी, लेकिन इस बार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच भी तीसरा शाही स्नान संपन्न होने पर मेला प्रशासन उत्साहित नजर आया। सफल आयोजन का दावा करने वाले मेलाधिकारी दीपक रावत और आईजी कुंभ संजय गुंजियाल ने एक दूसरे को बधाई दी। अधिकारियों का दावा है कि तीसरे शाही स्नान पर हरिद्वार में लगभग 13.5 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना काल में कुंभ मेले का सफल आयोजन कराना उनके लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन तीनों शाही स्नानों का सकुशल संपन्न होना बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 27 अप्रैल को कुंभ मेले का अंतिम स्नान भी ऐसे ही पूरी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न होगा। सबसे अच्छी बात ये रही, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व में जो हमारा 14 अप्रैल वाला जो स्नान है, ये ना तो 86 में पूरा हुआ था, ना उसमें मतलब एक्सीडेंट्स हुए थे, 98 में भी दिक्कत आई थी और अभी 2010 में भी आप जानते हैं किसी वजह से कुछ अखाड़ों का स्नान छूट गया। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बार सभी सम्मानित अखाड़ों ने स्नान किया, समयबद्ध तरीके से हुआ और बहुत अच्छा तालमेल इसमें पुलिस का, मजिस्ट्रेट्स का देखने को मिला। लाइन डिपार्टमेंट्स का तालमेल बहुत अच्छा रहा और यही वजह है
कि सकुशल स्नान। सोमवती अमावस्या और वैसाखी, इसमें हमारे 13 के 13 सम्मानित अखाड़ों के द्वारा प्रतिभाग लिया जाता है, क्योंकि जो सोमवती अमावस्या और वैसाखी के शाही स्नान का पूर्व इतिहास जो रहा है, जैसे अभी बिलाधिकारी साहब ने बताया कि 1986, 98 और 2010 में कई कारणों से पूर्ण नहीं हो पाया था। इससे लास्ट का शाही स्नान, जिसका क्रम सबसे अंत में है, जो निर्मल अखाड़ा, उन्हें कई बार अंधेरे में 8 बजे के आसपास भी स्नान करना पड़ता था, तो उन्हें बिफोर टाइम, मतलब आधा घंटा पहले ही हम लोगों ने सकुशल संपन्न करा करके उन्हें अपने छावनी में वापस भेजने में। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। जहां एक तरफ जंगलों की आग से वन संपदा को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वन्य जीव और लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जंगल की आग के मोर्चे पर बुधवार को वन विभाग की बहुत हद तक राहत मिली। पिछले 12 घंटों में जंगल की आग के कुल मिलाकर 14 ही मामले सामने आए हैं। आरक्षित और सिविल क्षेत्र में कुल मिलाकर 13 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। वन विभाग की ओर से जारी फायर बुलेटिन के मुताबिक बुधवार को गढ़वाल मंडल में 8, कुमाऊं मंडल में 4 और वन्य जीव क्षेत्रों में 2 मामले सामने आए। आपको ये भी बता दें कि वन विभाग के लिए सबसे बड़ी राहत सिविल और वन क्षेत्र के जंगलों में आग पर काबू पाने की रही। सिविल क्षेत्र में आग पर मात्र एक ही मामला सामने आया। ये मामला है गढ़वाल मंडल का, जहां कुल 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ। इतना होने पर वन विभाग की चिंता कम नहीं हुई। और आपको ये भी बता दें कि अप्रैल में अभी तक 1668 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग से प्रभावित हुआ है। तकरीबन 38 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। शिक्षण संस्थान आईआईटी रुड़की में कोरोना संक्रमण की वजह से हुई छात्र की मौत के कारण कोरोना संक्रमण से ग्रस्त लोगों की सरकार की तरफ से कराई जा रही प्राथमिक जांच पर सवालिया निशान लग रहे हैं। और बताया जा रहा है कि छात्र की प्राथमिक जांच में आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। छात्र को संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से एहतियातन क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। जानकारी के मुताबिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की में अब तक तकरीबन 120 से ज्यादा छात्र छात्राओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कुछ फैकल्टी के अलावा काफी संख्या में स्टाफ और उनके स्वजन भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को 89 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद आईआईटी में 5 हॉस्टल को सील कर दिया गया था। ये 5 हॉस्टल कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। ये बहुत ही दुखद घटना कल हुई है। शाम को अचानक हमें पता पड़ा इमरजेंसी से कि एक बच्चा वहाँ से आया था और वो ब्रॉड डेड था यहाँ पर। उसकी ईसीजी वगैरह सब करी गई तो उसको फ्लैट लाइन आई थी, तो ब्रॉड डेड में फिर उसको हमने मोर्चरी में रखवा दिया। इसके बाद मेरी आईटी वालों से बात हुई है, तो वो बच्चा, तो उसकी टेस्टिंग हुई थी, 11 तारीख को सैम्पलिंग हुई थी और 13 तारीख को रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। और कल अचानक ही वो बच्चा बेहोशी की हालत में वहाँ पर कैंप अपने रूम में मिला है। उसके दोस्तों ने प्रेस रूम में फ़ोन किया होगा, तो वो फ़ोन नहीं उठाया, तो उनको कुछ शक सा हुआ, तो वो लोग गए वहाँ पे, तो उसके मुंह से झाग वगैरह निकल रहे थे और उसको लेकर तुरंत अपना वहाँ पे पहले अपने हॉस्पिटल गए आईआईटी के, उसके बाद यहाँ पर लेकर आए। नहीं, कोरोना से मृत्यु होने का सवाल नहीं है। तो यंग था, बिल्कुल 24-25 साल का लड़का है और ऐसा कुछ नहीं था, कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कंप्लेंट भी नहीं उसने नहीं करी थी। बाकी तो अभी पोस्टमार्टम होगा, तो पोस्टमार्टम से ही हमको सही बात पता पड़ेगी मौत का कारण क्या था। क्योंकि कोरोना से दूसरा कारण ये नहीं हो सकता कि 11 तारीख को इसकी सैंपलिंग हुई और 13 को रिपोर्ट आई थी और कल 14 तारीख को ये घटना हुई है, तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि कोरोना से के कारण ये इंसिडेंस हुआ होगा। आईआईटी प्रबंधन द्वारा कल शाम को सूचना दी गई है कि उनका एक छात्र जो एमटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, बीमार हो रहा था और उसे आइसोलेट किया गया था। उसे तबीयत खराब होने पर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित किया गया है। पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया पूछताछ में पता चला है कि आईआईटी में कुछ स्टूडेंट्स को आइसोलेट किया गया है और ये भी किसी प्राइमरी कॉन्टैक्ट में था किसी के। यद्यपि उनका कहना है कि इसकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट कोविड की नेगेटिव है, फिर भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए इसका पंचायतनामा और कार्रवाई की जा रही है। काशीपुर में एक तरफ चैती मेले का आयोजन शुरू हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक दिन में 49 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 2 दिनों में 79 केस सामने आ चुके हैं। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। काशीपुर उत्तराखंड का बॉर्डर एरिया होने के नाते कोविड-19 को लेकर काफी संवेदनशील रहा है। ऐसे में बॉर्डर पर अतिरिक्त सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। पिछले 6 महीनों में यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस मार्च में आए थे। वहीं अप्रैल के आंकड़े आने के बाद से
लगातार ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। काशीपुर में 14 अप्रैल तक आई रिपोर्ट में कुल 161 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में संसद उपचुनाव को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हताश और निराश इस पार्टी की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली हो गई है। उन्होंने संसद उपचुनाव के हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना के नामांकन को लेकर कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सभी जानते हैं कि कंपनी नियमों के तहत ही हिस्सेदारी का निर्धारण होता है। जीना की जिस फर्म में हिस्सेदारी है उसमें जितना लाभ होगा उतना फीसद ही वो शपथ पत्र में उल्लेखित करेंगे। जोशी ने यह भी कहा कि अगर किसी को कोई आपत्ति थी तो जब जीना ने पर्चा दाखिल किया तभी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सल्ट में बीजेपी बड़े अंतर से जीत हासिल करने जा रही है। आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देख रही है ANB न्यूज। नमस्कार।